अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम मराठी कंपोजिट का प्रीलियम 4 यानी प्रैक्टिस या सराव नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसे अक्सर गेस पेपर भी कहा जाता है। तो ये चौथा गेस पेपर है प्रीलियम 4, और उसमें सबसे पहले हमें पैराग्राफ पूछा हुआ है अनाथांचाई इस सबक से। ये पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा हुआ है ग्राम शाळेतील शिक्षकांची नावे, यानी ग्राम यानी देहात, उस देहात की स्कूल में टीचर्स के नाम, शिक्षक यानी टीचर्स। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में दो टीचर्स के हमको नाम ढूंढना है, और वो ये रेड कलर से मैंने अंडरलाइन किया, ये उनके नाम है। पहले वंदले गुरुजी जो यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा है कांबड़े गुरुजी, यहाँ पर आ जाएगा। इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमको दूसरा सवाल पूछा हुआ है ग्रामशाळेच्या मुख्याध्यापकांचे नाव व पोशाक। उस स्कूल के मुख्याध्यापक यानी एचएम का नाम और पोशाक, उनका लिबास। एक ही सवाल में दो सवाल है, नाम लिखना है और उनका पोशाक लिखना है, लिबास लिखना है। कैसे लिखना है? तो 4 बॉक्स में 4 हमें लिखना है, और इस पैराग्राफ में हम ढूंढेंगे तो उसका जवाब पहले ही लाइन में है। देखो, वयाच्या 9व्या वर्षी मी या शाळेत गेले, गावातलेच वंदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते। तो उनका नाम क्या आएगा? वंदिले गुरुजी मुख्याध्यापक थे। अब उनका लिबास, ये एक बॉक्स में हो गया। दूसरे बॉक्स में पांढरे शुभ्र धोतर, तीसरे बॉक्स में नेहरू शर्ट, और चौथे बॉक्स में डोक्यावर पांढरी टोपी। ये उनका लिबास हो गया था। ये नाम है और ये 3 चीज़ें उनका लिबास है। तो 4 बॉक्स में हम 4 इस तरह से लिखेंगे। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड सौमत कृती हमसे पूछी गई है, ये वाली। माझ्या शाळेचा पहिला दिवस तुमच्या शब्दात लिहा, यानी मेरे स्कूल का पहला दिन आपके अल्फाजों में लिखो। आपका स्कूल में पहला दिन कैसे गुजरा है, या गुजरेगा या गुजरता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका जवाब हमने शॉर्टकट में इस तरह से लिखा है, छोटे छोटे जुमले बनाकर। देखो, ये सौमत कृती प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा उत्तर। आजपर्यंत मला माझा शाळेतला पहिला दिवस आठवतो। आज तक मुझे अपने स्कूल का पहला दिन याद है। शुक्रवारचा दिवस होता, जुमा का दिन था। शाळेत जाताना एक अनोळखी आनंद होता, और एक स्कूल में जाते हुए एक अजीब खुशी थी। नवीन पुस्तकें परंतु फाटके जूते होते, नए किताबें लेकिन जूता फटा हुआ था। नवीन बैग परंतु फाटके कपड़े होते, नया बैग था, कपड़े फटे हुए थे। शाळेत नवीन मित्र, स्कूल में नए दोस्त, नवीन शिक्षक, नए टीचर्स, नवीन शाळा, नई स्कूल, नवीन जागा, नई जगह। तरी मनात एक वेगळाच आनंद होता, तो भी दिल में एक अजीब खुशी थी कि आजपर्यंत मी विसरलो नहीं, कि उस खुशी को मैं आज तक भी भूला नहीं। विसरलो नहीं मतलब भूला नहीं। इसी पैराग्राफ में दूसरा सबक का ये पैराग्राफ हमसे पूछा गया है, और इसमें सबसे पहला सवाल है आर्किमिडीज से गुण विशेष। आर्किमिडीज जो बच्चा था, उसकी सिफत और खूबियाँ हमें लिखना है। तो 4 बॉक्स है, इन 4 बॉक्स में हमको 4 बातें यानी 4 सिफतें उसकी लिखनी है। तो पहली लाइन में है, ये नहीं, ये तो उसके राजवाड़े की सिफत थी। तो यहाँ पर हमको मिला है दिवस भर अभ्यास करनारा, दिन भर वो पढ़ाई करने वाला। मनन करनारा, सोच फिक्र में डूबा हुआ। चिंतन करनारा और वाचन करनारा। हालांकि यहाँ पर 5 है, इनमें से अब 4 उठाकर यहाँ पर लिख लेंगे। दिन भर पढ़ाई करता था, ये उसकी सिफत है। मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, वाचन करने वाला, यानी पढ़ाई करने वाला। ये उसकी 4 सिफतें हमको अपने बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर यह आकृति बनाना कंपलसरी है। जिस तरह की आकृति इस आकलन कृति में जितनी भी सारी आकृति दी रहती है, वो सब आकृति यानी खाके हमको बनाना कंपलसरी होता है। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड दूसरा सवाल पूछा गया है, वो भी आकलन कृति का है।
राजाच्या राजवाड्याची वैशिष्ट्ये। अब यहाँ पर आर्किमिडीज की सिफत पूछी हुई थी, अब यहाँ पर राजवाड़े दरबार की खुसूसियत पूछी हुई है। दो खुसूसियत हमको बताना है। किसकी? दरबार की। राजवाड़ा, राजवाड़े की सिफतें बयान करना है। तो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि वो कैसा राजवाड़ा था। नंबर 1, शहराच्या एका टोकाला, स्कूल के शहर के एक किनारे पर, प्रचंड मोठा, बहुत बड़ा था, और रास्त्यावर, राज रस्त्यावर दुतर्फा उंच उंच वृक्ष होते, और रास्ते पर दो तरफा ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। ये 3 खुसूसियात है। हालांकि हमको 2 ही लिखना है, हम 2 इसमें से उठा के यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया है ब्लू रंग से। उसके बाद कारने लिहा यानी वजूहात लिखो, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। पहला सवाल है, छोटा आर्की भांबाउन गेला कारण। छोटा आर्की, आर्की मीन्स आर्किमिडीज जो बच्चे का नाम था, भांबाउन गेला वो घबरा गया, क्यों घबरा गया वो लिखना है। तो उसका जवाब हम पैराग्राफ में ढूंढते हैं कि आर्किमिडीज क्यों घबरा गया था। तो उसका जवाब ये है, रत्न जडित मुकुट घातले ल्या राजांकडे, राजाकडे पाहून छोटा आर्किमिडीज भांबाउन गेला। ये जैसे के वैसे लाइन उठाकर आपको आगे लिख देना है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक उठा के आपको उसके उत्तर में लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन, कारण लिखो। इसमें आर्की हातातला कागद खिशात झटकून लपवून टाकत कारण। आर्की जो है वो अपने हाथ में का कागज़ जेब में छुपा दिया करता था। वजह क्या है, हमको वजह तलाश करना है। उसकी वजह पैराग्राफ में हमको मिलेगी। तो यहाँ पर वडिलांनी मागे पाहिले की घाबरून आर्की हातातला कागज झटकून खिशात लपून टाकी। यहाँ तक ये लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जैसा कि वैसा लाइन उठा के उसके जवाब में लिख देना है। क्यों घबरा जाता था वो? उसके अब्बू पीछे देखते थे तो उनसे डर कर, घबरा कर वो अपने हाथ में का कागज़ झटक कर छुपा लेता था जेब में। खिशात मतलब जेब में। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा पैराग्राफ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन पेपर, तो इसकी लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। पहले वहाँ से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले, उसकी प्रिंट आप निकाल सकते हैं, और उसके जवाबात तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से प्रिंट निकलवा कर जवाबात यहाँ से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा यहाँ से नज़म का हिस्सा शुरू होगा, यानी पद्य विभाग, जिसमें 2 नज़में पूछी जाती है। उसमें पहला सवाल है, ये जो नज़म है जे का रंजले गांजले, संत वानी है जिसका नाम रंजले गांजले था, उस वो पोयम में से इतना स्तांजा लिया हुआ है, तकरीबन पूरी है। और सवाल है, संत तुकाराम महाराज यांनी सांगितलेली साधूची लक्षणे। संत तुकाराम महाराज ने साधु की कौन सी निशानियाँ दिखाई है। तो हमको 4 निशानियाँ यहाँ पर लिखना है। ये जो 4 निशानात आपको लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये 4 बॉक्स में 4 लाइन उठाकर आपको लिख देना है। उसका जवाब भी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ में भी बताया जा रहा है कि कहाँ पर है, इसलिए आपको नज़म का ट्रांसलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। नज़म में से कौन से सवालात पूछे जाएंगे। देखो, मैं इससे पहले भी आपको कहा था कि नज़म में जो है ज़्यादा सवालात नहीं बनते हैं, लिहाजा आपको क्या करना है कि नज़म के रिलेटेड जितने सारे 21 में गाइड में, किताब में और नवनीत में सवालात पूछे हुए सबकी स्टडी करना है। नए सवालात नहीं बनते हैं क्योंकि नज़म बहुत छोटी होती है, और क्या नए सवालात बनाएंगे, अक्सर ही 5 सालों में वो बहुत सारे सवालात बन चुके हैं। लिहाजा ये निशानात आपको दिए गए, इसके जवाबात आप पढ़ लें। इसी नज़म पर मबनी ये कुछ अशार दिए हुए हैं और उनकी तशरीह हमको करना है। खालील दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। खालील यानी मंदरजा झैल, नीचे दिए हुए। पंक्ति यानी लाइन, सरल अर्थ यानी तशरीह करना, खुलासा करना। तो इन लाइन का हमें मराठी में क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। तो मैंने कहा था कि शुरुआत आपको कैसे करना है कि सदर पंक्ति
कवितेमधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने विपुल लेखन केले आहे, मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। यामध्ये काव्य सांगित इच्छितो कि, यहाँ तक जो है तो आपको शुरुआत में हर तशरीह के आगे लिखना है, फिर उसके आगे आप इसकी तशरीह करेंगे। पहले इसका उर्दू में मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। दया करने जे पुत्रासी, तेची दासा आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ति। दया करने जे पुत्रासी, इसका मतलब ये है कि वो अपने बच्चों की तरह गुलामों से प्यार करता है। तेची दासा आणि दासी, यानी वो गुलामों से प्यार करता है अपने बच्चों की तरह। दासा दासी यानी गुलाम। तुका मने सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ति। और यहाँ पर तुकाराम महाराज कह रहे कि तुकाराम महाराज आपसे कितना कहेंगे कि यही जो है भगवान की मूर्त है जो ऐसा करते हैं। तो मराठी में हम क्या लिखेंगे, शुरुआत तो मैंने आपको बता दिया, फिर मराठी में आप लिखेंगे कवी सांगित इच्छितो की, जे साधू दासा आणि दासींवर आपल्या पुत्राप्रमाणे दया करतात, प्रेम करतात, खऱ्या अर्थात तेच साधू असतात। तुकाराम महाराज म्हणतात की मी तुम्हाला किती वेळा सांगू की असेच साधू भगवंताची खरी मूर्ति असते। ऐसे ही लोग भागवत की या खुदा की मूर्त होती है। उसके बाद दूसरी कविता, उसमें पहला सवाल, देशाचे मोठेपन सांगणाऱ्या कवितेतील गोष्टी, मुल्क के बड़कपन को बताने वाले नज़म में की बातें। तो 4 बातें हमको लिखना है जिससे बड़कपन जाहिर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले बॉक्स में ऊंच हिमालय, दूसरे बॉक्स में विशाल सागर यानी बड़ा समंदर, शेती धरती, खेत और ज़मीन, और चौथे इसमें लगेंगे बाग बगीचे, बागात। 4 बॉक्स में हम 4 लिख लेंगे, 2 नंबर हमको मिल जाएंगे। उसके बाद इसी नज़म से रिलेटेड हमें यह सवाल पूछा हुआ है, खालील दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिया। नीचे दिए हुए लाइनों का खुलासा लिखिए या तशरीह कीजिए। जरी अनेक अपुले धर्म, जरी अनेक अपुल्या जाती, द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकार एक तुतारी। सॉरी, ये वाली लाइन इधर आएगी, ठीक है। जरी अनेक अपुले धर्म, जरी अनेक अपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती, द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकार एक तुतारी, संदेश रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे। इसका शॉर्ट में उर्दू में मतलब ये होता है कि अगर हमारे बहुत सारे धर्म हैं, मज़हब है, हमारी बहुत सारी जातियाँ हैं, फिर भी परी यानी फिर भी अभंग असू द्या रे यानी अटूट रहने दो, सदैव आपुली मानुसकी नाती, सदैव यानी हमेशा हमारी इंसानियत के रिश्ते को हमेशा अटूट रहने दो, भले ही कितने धर्म और कितने जाति हो। द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकार एक तुतारी, आप क्या करो, ये फुंकार तुतारी की तरह ज़ोर की आवाज़ में ये मैसेज पहुँचाओ कि रोष जे द्वेष मनातिल वाहुन जाओ द्यारे, कि दिल में जो आपके हसद कीना बुग्ज है उसको अपने दिलों से निकाल दो। ठीक है, तो शुरुआत आपको मैंने बताया था कि किस तरह से करना है। सदर पंक्ती कवितेमधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइनें नज़म से ली गई है जिसमें शायर ने दिल लुभाने वाले अंदाज में बयान किया हुआ है, और शायर कहना चाहता है कि कवि सांगित इच्छितो की, तो उसका जवाब हम लिखेंगे, कवी सांगित इच्छितो की आपले अनेक धर्म आहेत, आपले अनेक जाती आहेत, तरी आपण अभंग राहू, आपण सदैव आपुले माणुसकीचे नाते जपू, आपण पूर्ण दुनियाला किंवा जगाला संदेश देऊ की आपल्या मनातील रोष असो किंवा द्वेष असो ते काढून टाको। अशा प्रकारे कवीने संदेश दिला आहे। उसके बाद तीसरा हिस्सा भाषा अभ्यास से शुरू होता है, यानी ग्रामर का, और उसमें सबसे पहला सवाल है, पुढील वाक्यांचा कंसातील सूचनेनुसार कृती करा। वाक्य यानी जुमला, कंस यानी ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट दिए हुए हैं ना, ये वाले ब्रैकेट,
सूचनेनुसार कृति करा यानी हिदायत के मुताबिक अमल करो। पहला सवाल है, झाडावर फुले हसू लागतील काळ ओळखा। ओळखा यानी पहचानो। दरख्त पर के फूल हंसेंगे, ये भविष्य काल है। हमने कैसे पहचाना? जब किसी मराठी के जुमले में सबसे आखिरी वर्ब के साथ या सबसे आखिर में ल न उ नार आ जाता है तो वो जुमला भविष्यकाल का होता है। यहाँ पर ल आया है सबके लास्ट में, इसलिए जुमला भविष्यकाल का होगा। आर्की ने शोध लावला आहे। आर्की ने ये तलाश किया है, इसको क्या करना है? वर्तमान काल करना है। ये लावला तक है तो वर्तमान करने के लिए कुछ नहीं करना है। इस जुमले के आगे हमको क्या करना है? आहे लगा देना है, तो ये जुमला बन जाएगा वर्तमान काल का। ठीक है, क्योंकि वर्तमान काल में क्या आता है? आहे, आहेत, आहोत, इस तरह का हेल्पिंग वर्ब आते हैं। उसके बाद खालील वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। वाक्प्रचार, मुहावरे और उनके मतलब के साथ उनकी जोड़ियाँ लगाना है। पहला है गंध नसने यानी खुशबू ना रहना, तो उसका मतलब होता है माहित नसने, कुछ भी मालूम नहीं रहना। तो इसको इसके सामने इसको लिखना है, एरो के निशान नहीं बनाना है। कपाळावर आठी चढ़ने, तो इसका मतलब होता है नाराज़ी व्यक्त करने। पेशानी पर बल पड़ना, इसका मतलब होता है नाराज़ी व्यक्त करने यानी नाराज़गी जाहिर करना। अगला सवाल है शब्द संपत्ती से। खालील शब्दातील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द बनवा। खालील यानी मंदरजा झैल, शब्द यानी लफ्ज़, अक्षर यानी हुर्फ। इस नीचे दिए हुए लफ्ज़ के हुर्फों से 2 बमानी लफ्ज़ बनाना है। ये एक लफ्ज़ दिया हुआ है, इसके हरफों से व ज न द र से 2 हमको लफ्ज़ बनाना है, तो हम ज़्यादा बनाएंगे। वजन बन गया यानी वज़न, दार यानी दरवाज़ा, जन यानी लोग, वन यानी जंगल। इतने सारे वर्ड एक लफ्ज़ से बन गए। हमको 2 भी बनाना है तो चलेगा, 2 बना लिए तो कोई मसला नहीं है। यहाँ ज़्यादा बनते हैं, हमको 1-2 ज़्यादा लिख दिया तो कोई मसला नहीं रहता है। अचूक शब्द ओळखा यानी जो सही लफ्ज़ है उसको पहचानो। यहाँ पर 4 सहकार्य दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सहा हो गया, यहाँ पर सह हो गया, लेकिन र नीचे वाला आ गया। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है? ये जो र है ना, ये य पर नहीं है। देखो य पर रहना चाहिए, तो इसमें से ये वाला सही है, सहकार्य। ठीक है, इस बात का याद रखेंगे आप। खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। मंदरजा झैल के हम मानी अल्फाज लिखिए। तो रात्र के हम मानी अल्फाज होंगे निशा और रजनी। ये दोनों के मतलब होते हैं रात, इसलिए वो समानार्थी लफ्ज़ हो गए। रात्र, निशा और रजनी तीनों के मानी क्या होते हैं? रात, नाइट, तो वो समानार्थी शब्द हुए। निद्रा, निद्रा के मानी होते हैं नींद, उसको मराठी में बोला जाता है झोप। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके नीचे विराम चिन्ह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला चिन्ह क्या है? ये वाला है, दोहरी अवतरण चिन्ह, आपको लिखते आना चाहिए। ठीक है, और ये निशान क्या है? यहाँ पर इसका जवाब दे रहे हैं हम। इसको अच्छी तरह से देख लो ये कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा हिस्सा यहाँ से उपयोजित लेखन का शुरू होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले है पत्र लेखन यानी खुतूत नवेसी। खत लिखना होता है, 2 ऑप्शन हो गए, दोनों में से हमें एक लिखना है। तो सवाल कैसा है? पत्र का देखेंगे। ज्येष्ठ नागरिकांतर्फे रक्तदान शिबिराचे आयोजन। जो सीनियर सिटीजन्स है उनकी तरफ से रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। स्थळ यानी जगह, शाळेचे सभागृह, स्कूल का जो हॉल है वहाँ पर। वेळ, उसकी टाइम है सायंकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत। सकाळी, सायंकाळी नहीं, सकाळी यानी सुबह और सायंकाळी यानी शाम। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सकाळी होना चाहिए था। सकाळी सुबह 9 से ते यानी से, सायंकाळी यानी शाम 5 वाजेपर्यंत, 5 बजे तक, पर्यंत यानी तक। ये एडवर्टाइजमेंट हो गई।
अब आपको क्या करना है, विद्यार्थी प्रतिनिधि या नाते, स्टूडेंट्स नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव, जिसे उर्दू में नुमाइंदा बोलते हैं। इस नाते से, इस रिश्ते से ये दोनों में से एक करना है। तो पहला कौन सा, ये हम सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है, मोठ्या संख्येने रक्तदान शिबिरात सहभागी झाल्याबद्दल नागरिकांचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। क्या बोल रहा है कि बड़ी तादाद में ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेने के लिए वहाँ के सिटीजन्स मुबारकबाद देने के लिए ख़त लिखो। अभिनंदन करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए ख़त लिखो कि वो बहुत अच्छी तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे। तो इस तरह से हमने पत्र को लिखा है, औपचारिक पत्र। जाहिर सी बात है, ऑफिशियल लेटर है जो हमारे मित्र को या हमारे सहेली को या फिर हमारे भाई को, हमारे अब्बू को जो पत्र लिखने के लिए आता है वो अनौपचारिक होता है, बाकी सब क्या होता है, औपचारिक होते हैं। तो ये औपचारिक पत्र है, हमको लिखना है सभी शहरियों के नाम खत, ताकि वो आप इतनी बड़ी तादाद में शरीक हुए, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद देना है। तो हम लिखेंगे दिनांक 1 मार्च 2024, जिस दिन आप पेपर लिख रहे हैं उस दिन की डेट आएगी। प्रति यानी टू, किसको लिख रहे हैं हम, सर्व नागरिक। अब यहाँ पर कोई गांव का नाम नहीं दिया हुआ है, हम लिख देंगे जड़गांव। तमाम शहरियों के नाम जड़गांव। ईमेल उनका abc@gmail.com दिया हुआ नहीं है, अपने तौर पर हमने डाल दिया क्योंकि ईमेलिंग पत्र होता है, इसलिए ईमेल डाल दिए हमने। विषय क्या है, रक्त शिबिरात सहभागी झाल्याबद्दल अभिनंदन बाबत, ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेने के लिए मुबारकबाद। महोदय, कॉमा उसके नीचे से हम शुरू कर रहे हैं, ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे रक्त शिबिरचे आयोजन करण्यात आले होते। सीनियर सिटीजन संघ यूनियन की तरफ से रक्त शिबिर यानी ब्लड डोनेशन का कॅम्प लगाया गया था। आमच्या शाळेच्या सभागृहात, हमारे स्कूल के हॉल में सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 बजेपर्यंत शिबिर राबवण्यात आले। हमारे स्कूल के हॉल में सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक ये कॅम्प लगाया गया। त्या शिबिरात आपण सर्व नागरिकांनी सहभाग घेतला। शिबिर यशस्वीरित्या पूर्ण झाले। आप तमाम शहरियों ने इसमें हिस्सा लिया और ये कैंप कामयाबी को पहुंचा। आपण या शिबिरात यशस्वी केले। आपने इस शिबिर को कामयाब किया, मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला और बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लिया, त्याबद्दल आपले खूप खूप अभिनंदन। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अशाच प्रकारे आपण आमचे मदती राहणार अशी अपेक्षा। इसी तरह आप हमारे मदद करते रहेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आपला नम्र। यहाँ पर कोई नाम नहीं है, अब विद्यार्थी प्रतिनिधि है, इसलिए कोई हम लिखेंगे क विद्यार्थी प्रतिनिधि जड़गांव। जड़गांव के स्टूडेंट नुमाइंदे ने ही जड़गांव के सभी शहरियों को ख़त लिखा है। अब इनका ईमेल आईडी किनका, विद्यार्थी प्रतिनिधि का xyz@gmail.com। ठीक है, ये तो हमने अपने तौर से बनाया है। हम अब अगला लेटर देखेंगे कि फॉर्मेट में बैठा कर हम उसको कैसे लिखेंगे। अभी हमने ये सॉल्व किया अपने तौर से, अभी ये लेटर हम सॉल्व करेंगे अपने फॉर्मेट में बैठा कर। उर्दू मीडियम के लिए जो हमने फॉर्मेट बनाया है ताकि लिखने में आसानी हो, जो किसी भी औपचारिक पत्र में फिट हो जाता है, उस फॉर्मेट के थ्रू हम फिल करेंगे। अब ये क्या है, पत्र सर्व नागरिकांना सहभागी होण्याची विनंती करणारे पत्र लिहा। तमाम शहरियों को शामिल होने के लिए दरख्वास्त करने वाला लेटर लिखो। क्या बोलना है, तमाम शहरियों को किसमें शामिल हो जाओ। ठीक है, अब हम फॉर्मेट के हिसाब से इसको लिखेंगे। ये हमारा पत्र का फॉर्मेट है। ऊपर हमने लिखा औपचारिक ईमेल पत्र मराठी, फिर उसके बाद दिनांक 1 मार्च 2000, जो भी तारीख आपकी रहेगी 2024। प्रति, यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लू कलर में हमने लिखा सर्व नागरिक मुंबई, तमाम शहरी मुंबई के। उनका ईमेल abc@gmail.com। यहाँ पर नहीं लिखे तो चलेगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि तमाम शहरियों का ईमेल आईडी कैसे हो सकता है, तो इसलिए हम नहीं लिखे तो चलेगा। यहाँ पर लिख लिया तो कोई मसला नहीं है। विषय, रक्त शिबिरात सहभागी होने बाबत और ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेने के बारे में
ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेने के बारे में। हमने क्या किया है, सिर्फ ब्लू कलर में जो लिखा है वो हमने लिखा है अपने तौर से, बाकी सभी फॉर्मेट आपने याद किया था जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। महोदय, उपरोक्त विषयानुसार आम्ही या अगोदर पत्र व्यवहार केला है। महोदय, इससे पहले भी हमने ऊपर के मजमून के एतबार से आपसे पत्र व्यवहार लेन देन किया है खत का, परंतु आपल्याकडून याबाबत कोणतेही पत्राचे उत्तर मिळाले नाही, लेकिन इसके लिए आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मी आपणास विनंती व अपेक्षा करतो की यावेळी आपण माझ्या पत्रास उत्तर देणार। मैं आपसे विनंती और अपेक्षा, दरख्वास्त और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप मेरे खत का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से लिख रहे हैं आप, पत्र लिहिण्याचे मुख्य कारण असे की, पत्र लिखने का खास मकसद ऐसे है कि आपल्या शहरामध्ये रक्त शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। अपने शहर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, इनेकाद किया गया है। सर्व नागरिकांनी यामध्ये सहभाग घ्यावा, तमाम शहरियों ने इसमें हिस्सा लेना है, इस तरह का आपने लिखा है। करिता आपल्या सेवेशी विनंतीपूर्वक सविनय सादर, इसलिए आपकी सेवा में ये सविनय सादर है। धन्यवाद। आपला विश्वासू या आपली विश्वासू, लड़की रही तो आपली। क्या नाम है, अबक मुंबई, और इसका ईमेल आईडी xyz@gmail.com। जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है सिर्फ ये हमने अपने दिल से लिखा है, बाकी जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है हमको ऑलरेडी याद था, हमने फॉर्मेट पहले उतार लिया, उसके बाद इसमें ये फील कर लिया। तो हम उर्दू मीडियम के बच्चों को जो मराठी लिखना नहीं लिख पाते हैं तो उनके लिए ये अच्छा ट्रिक है कि वो फॉर्मेट याद कर ले औपचारिक पत्र का और उसमें ये ब्लैंक भर दे। इसके ताल्लुक से हमने बहुत सारे वीडियोस भी इसमें बनाए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह ये ट्रिक अप्लाई होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल है गद्य आकलन का। ठीक है, गद्य आकलन में हमें क्या करना होता है, 4 सवालात बनाना होता है जिसका जवाब चेकर को इसमें मिले। इसमें मैंने ऑलरेडी निशानात लगाया ब्लू कलर से, ये जवाबात है। अब हमको इससे क्या करना है, सवाल बनाना है। अब देखो पहली लाइन में, ही एका खेड्यातील गोष्ट आहे, ये एक खेडेगाव की कहानी है, अच्छी गोष्ट आहे। ठीक है, ये किसकी कहानी है, गोष्ट आहे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सवालिया निशान डालेंगे। उसके बाद काही विचारी गावकऱ्यांनी गावात एक शाळा बांधली, तो ये जवाब आना चाहिए, शाळा। तो हम सवाल बनाएंगे, गावकऱ्यांनी गावात काय बांधली, शाळा निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, काय, काय बांधली, तो जवाब क्या होगा, शाळा, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो 2 सवाल हमारे बन गए, गावकऱ्यांनी गावात काय बांधली, तो शाळा बांधली, शाळा निकल जाएगा, उसकी जागी काय आ जाएगा। त्यांचे स्वप्न होते गावातल्या मुलांनी शाळेत जावे, खूप शिकावे, शहाणे व्हावे। हम ये भी बना सकते हैं, कोणाचे स्वप्न होते, तो उसका जवाब होगा शहरी। लेकिन ये देखो, मुले आनंदाने आली पाहिजेत, तो यहाँ पर जवाब आना चाहिए मुले, तो कौन आनंदाने आली पाहिजेत, मुले हट जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कौन, और यहाँ पर लिखेंगे सवालिया निशान। 3 जवाब सवालात बन गए। म्हणून त्यांनी शाळेजवळ खेळासाठी मैदान तैयार केले, जवाब क्या आना चाहिए, मैदान। तो सवाल क्या बनेगा, शाळेजवळ खेळासाठी काय तैयार केले, स्कूल के पास खेलने के लिए क्या तैयार किया, और बाद में सवालिया निशान। तो क्या तैयार किया उन्होंने, मैदान तैयार किया। 4 सवालात बन गए। हम 1-2 एक्स्ट्रा बना लेंगे, कोई अगर गलत आ जाए तो उसमें कवर हो जाए। खेळाचे साहित्य सामान आणले, ठीक है, तो ये जवाब आना चाहिए, स्कूल में खेल का सामान लाया, तो हम लिखेंगे काय आणले, बस इतने, जो ब्लू लाइन है वो कट हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे काय आणले, ठीक है, और लास्ट में सवालिया निशान। ऐसा भी लिख सकते हैं, गावकऱ्यांनी काय आणले, यानी क्या लाया, तो उसका जवाब क्या आएंगे, खेळांचे साहित्य सामान, खेल का सामान लाया है। शिक्षक सुद्धा नेमले, हम क्या लिखेंगे, अब जवाब आना चाहिए टीचर्स, तो हम लिखेंगे कोणाला नेमले, किसको मुंतखब किया, कोणाला, शिक्षक हट जाएगा, यहाँ पर कोणाला आएगा, और फिर हम यहाँ पर लगा देंगे सवालिया निशान। मुलेच येईनात, फक्त 5-6 मुले आली,
5-6 बच्चे ही आए, बाकी चिमुले रानात जात और तमाम बच्चे जंगल में चले जाते थे। तो हमको लिखते थे कि बाकी के मुले कहाँ जाते थे, बच्चे कहाँ जाते थे। तो हम बनेंगे बाकीची मुले कुठे जात, रानात हट जाएगा, इसकी जगह आए हैं कुठे और सवालिया निशान। गुरे राखवत आई वडिलांना शेतीत मदत करीत और साथ में वो अपने अम्मी अब्बू को जानवर चराने में मदद करते थे, खेत के कामों में मदत करते थे। गाडगे बाबांनी सर्व गावकऱ्यांना शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले। गाडगे बाबा ने सभी गांवकरी को शिक्षण यानी तालीम की अहमियत बताई। तो सवाल क्या आएगा फिर, जवाब तो आना चाहिए गाडगे बाबा। तो हम लिखेंगे कोणी सर्व गावकऱ्यांना शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले। कोणी, किसने तमाम गाँव वालों को तालीम की अहमियत बताई। तो जवाब आएगा गाडगे बाबा। मग त्यांनी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवले, फिर उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा। इस तरह से हमने यहाँ पर 5-6 सवाल बना लिया है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बातमी लेखन ये ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। मैं उसकी लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसका जवाब दे देंगे। मैं इसलिए अलग अलग इसका वीडियो बनाया कि एक वीडियो बहुत लंबा होता है, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया। एक बातमी लेखन का बनाया और फिर वर्णनात्मक निबंध माझा आवडता प्राणी, इसका भी वीडियो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ। वहाँ पर जाके इसका नाम देखो, उस पर क्लिक करेंगे ना तो इसका वीडियो शुरू हो जाएगा। उसमें मैंने पढ़कर भी बताया और उसका मतलब भी आपको समझाया। तो वीडियो देख लेंगे। मेरा पसंदीदा जानवर और फिर आत्मकथन निबंध क्रीडांगन, मी क्रीडांगन बोलता हूँ यानी खेल का मैदान बोलता हूँ। इसका भी जवाब मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ अपने सराव से पहले ही। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस आप देखें ताकि आपको आसानी हो, और आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि जब मवाद को आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में याद आएंगी। आप सोच रहे हो वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो चीज़ आपको याद नहीं होगी या नहीं आएंगी। पढ़ने से और मुताला करने से वो जब वो आपके सामने से गुज़रती है वो चीज़, तो कहीं ना कहीं आप उसको कैप्चर करते हैं और ऐन वक्त पर आपको याद आती है। ठीक है, तो ये दोनों जो लास्ट के मजमून है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।